हेलो एवरीवन। मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखा होगा। बात चल रही थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसमें अधिगम वाले टॉपिक की मैं चर्चा कर रही थी। अधिगम की कई वीडियो मेरी आ चुकी हैं। अभी हम अधिगम के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ अधिगम का नंबर 4 सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्र आकृति का सिद्धांत। समझिए बात को। बेटा, हमने जो सिद्धांतों की बात करी थी तो मेरे अब तक 3 सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। वो तीनों ही सिद्धांत बड़े बड़े सिद्धांत हैं। पहला आपका हो गया एक थॉर्नडाइक का, दूसरा आपका पावलव का, तीसरा स्किनर का। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको बोलेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्र आकृति का सिद्धांत। इसको इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इनसाइट थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर। प्रयोगकर्ता, प्रयोग किसने किया था? कोहलर। सहयोगी कोफका और कुर्ट लेविन। इन सबको मिला के ही हम इनको बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में कौन कौन है? मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कॉफका व कुर्ट लेविन। यहाँ तक की बात समझ में आई? दोबारा करते हैं। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको आप सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हो। इसी को पूर्ण आकार का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी को समग्र आकृति का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसी को बेटा इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर, सहयोगी कॉफका व कुर्ट लेविन। ये जो तीनों मिलके, चारों मिलके ही क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी थे ये, जिसमें आपके पास मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका एंड कुर्ट लेविन। आप समझिए क्वेश्चन को। यदि आपसे पूछे गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक, पूछे कि आपसे कहें कि गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, और उसमें चारों ही नाम दे रखे हो, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, कुर्ट लेविन, और आपको एक जो ऑप्शन दे दिया है उपरोक्त सभी। यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो आप चारों को ही मानेंगे। और ऑप्शन में 4 अलग अलग नाम हैं तो आप किस पे टिक करेंगे? मैक्स वर्दीमर। दोबारा सुन लीजिए। यदि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो सभी, अगर आपके पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन उपरोक्त सभी दे रखा है तो आप उपरोक्त सभी पर टिक लगाएंगे। और यदि आपको चारों ही अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो हम देंगे मैक्स वर्दीमर को। क्लियर? गेस्टाल्ट सिद्धांत जर्मन स्कूल की देन है। ये जो सिद्धांत है जर्मन स्कूल की देन है, जिसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ था। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्ण आकार, इसलिए इसको पूर्ण आकार का सिद्धांत या समग्र आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? कोहलर ने 1913 और 1918 के बीच में कैनरी द्वीप पर कई प्रयोग किए थे। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर। कोहलर ने 1913-1918 के बीच में कैनरी द्वीप पर कई प्रयोग किए। कोहलर ने अपनी एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया 1917 में, कैनरी द्वीप पर किया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था 1917 में, कैनरी द्वीप पर इन्होंने प्रयोग किया। तो किस पर किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। कब किया? 1917 में। कई बार पूछ लिया जाता है। कहाँ किया? कैनरी द्वीप पर किया। किसने किया? कोहलर ने किया। और कौन से सिद्धांत में? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पुस्तक थी इसकी मेंटेलिटी ऑफ
एपेस 1925, जिसका मतलब है वन मानुष की मानसिकता। वन मानुष की मानसिकता इनकी पुस्तक का नाम था। पहले थोड़ा सा प्रयोग से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जर्मनी में 1912 में गेस्टोल संप्रदाय का जन्म हुआ था। इस संप्रदाय से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कोफका एंड कुर्क लेविन। और ये सभी गेस्टोल्टवादी कहलाए और इन्होंने जो सिद्धांत कहलाया वह कहलाया गेस्टोल्ट सिद्धांत। समझ में आ गया? जर्मनी में 1912 में गेस्टोल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ था। इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कोफका एंड कुर्ट लेविन। और ये सभी गेस्टोल्टवादी कहलाए और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कहलाया गेस्टोल्ट सिद्धांत। अब पहले हम कुछ प्रयोग की बात कर लेते हैं कि कोहलर ने क्या प्रयोग किया और क्या उससे हमारा रिजल्ट निकल के आया। कोहलर ने क्या किया, एक चिंपैंजी को जिसका नाम था सुल्तान, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और छत पर केले लटका दिए। सूझबूझ का उसने प्रयोग किया, बॉक्स पे चढ़ा और केले प्राप्त कर लिए। क्या था प्रयोग? चिंपैंजी नाम का एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान, कमरे में बंद कर दिया, छत पर केले लटका दिए। वो बंदा इधर उधर देख रहा, ऊपर देख रहा, नीचे देख रहा कि भाई मैं कैसे इन केलों को पकड़ूं। तो उसको एक बॉक्स मिला, तो यानी कि उसने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। बॉक्स मिला, बॉक्स पे चढ़ के उसने केला प्राप्त कर लिए। इसीलिए इस सिद्धांत, इस प्रयोग से ही इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम निकल के आया वो आया सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समझ में आ गया? गेस्टोल्ट सिद्धांत हम इसको क्यों बोलते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों बोलते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पूर्णाकार का सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि गेस्टोल्ट का जो अर्थ होता है वही मैंने अभी आपको बताया, पूर्णाकार और समग्र आकृति ही उसका नाम होता है। मुख्य जो इसमें शब्द आपको याद करने हैं पेपर के लिए वो दो वर्ड आप बिल्कुल याद करना, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, पूर्णाकार। इस तरीके से इन वर्ड्स को, जो इसके की वर्ड्स हैं उनको पकड़ा करो, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में, प्रयोग समझ में आ गया, कोहलर ने प्रयोग किया था। अगर आपके पास आ जाए कि गेस्टोल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, 4 ऑप्शन में उपरोक्त सभी भी दे रखा है, यही 4 नाम, तो उपरोक्त सभी, अदरवाइज उपरोक्त सभी नहीं है तो मैक्स वर्दिमर को आपको टिक करके आना है। क्लियर बच्चे? शैक्षिक महत्व क्या है इसका? सिंपल सी बात है कि छोटे बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता है तो वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं, लेकिन किशोर जिसकी बुद्धि का पूर्ण विकास होता है तो वो सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखते हैं। तो क्वेश्चन बनता है छोटे बच्चे के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? प्रयास और त्रुटि, थॉर्नडाइक का, जिसमें वो क्या करता था, बार 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 प्रयास करते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का विकास हो चुका है तो वो सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा ही सीखते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें आप देखना कि 2 ही वर्ड्स में बार बार बोलूंगी, सूझ, अंतर्दृष्टि, सूझ और अंतर्दृष्टि। पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो भी इसी प्रकार से, इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा सूत्र भी इसी सिद्धांत की ओर है कि पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान करवाएं। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, यदि हमें उस समस्या का पूरा ज्ञान है तो हम अपनी सूझबूझ से उस समस्या के समाधान की ओर जाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? नंबर 5 है कि यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। यह सिद्धांत विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन विषयों के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं आती जिन्हें केवल सूझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। तो विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? वो है आपका सूझबूझ का सिद्धांत। क्लियर?
इकाई योजना और पाठ योजना का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इकाई योजना और पाठ योजना का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। समस्या के समाधान अनुसंधान के क्षेत्र में भी बिल्कुल सोचो यार कि समस्या का जहाँ समाधान होता है, अनुसंधान रिसर्च वगैरह है, वहाँ पे कौन सा सिद्धांत? सूझबूझ के सिद्धांत। यह यांत्रिक तरीके को खंडित करते हैं। ध्यान रखना, ये यांत्रिक तरीके को खंडित करते हैं। यांत्रिक तरीका क्या है? रट लिया, आदत बना ली, आदत बना के पैर हिला के सीख रहे हो आप, तो वो चीज़ क्या है? यांत्रिक तरीका है जिसमें हमारे माइंड की जरूरत नहीं होती। और तार्किक तरीका किसका है? गेस्टॉल्ट पे है। ये तार्किक तरीके पे जोड़ देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बच्चे कि यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करती है और तार्किक तरीके से सीखने पर जोर देती है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत उपयोगी है, किशोर बालक के लिए सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष उपयोगी है, जैसे कि प्यासा कौवा कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, प्यासा कौवे की जो कहानी है उसने क्या किया था? पढ़ी होगी ना कभी बचपन में कि प्यासा कौवा कहानी, प्यासा कौवा कहानी इसी पर आधारित है कि सूझबूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर ही आधारित है कि उसने उसमें कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया और उसने उसको पिया। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर? गेस्टोल्ट सिद्धांत के नियम कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ट थ्योरी कौन कौन सी है? पहला है आपका प्रेग्नेंज का नियम। प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंज क्या होता है? प्रेग्नेंज, प्रेग्नेंज एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सार गर्भित, यानी कि सार भूपूर्णता, यानी कि संक्षिप्तता। प्रेग्नेंज का नियम गेस्टोल अधिनियम का मौलिक नियम माना जाता है। समझ लीजिए, प्रेग्नेंज का नियम गेस्टोल्ट अधिनियम का मौलिक नियम माना जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे सामने जटिल आकृतियां होती हैं या स्पष्ट तत्वों को प्रस्तुत किया जाता है तो हमारा मस्तिष्क उनकी व्याख्या सरलतम रूप से करने की कोशिश करता है। अर्थात जटिल और अस्पष्ट आकृतियों को सरलतम रूप में समझना। जटिल और अस्पष्ट आकृति मतलब बहुत अजीब अजीब सी आकृतियां हैं, उनको आप सरलतम रूप में अगर समझते हो तो वही क्या कहलाता है? प्रेग्नेंज का नियम कहलाता है। समझ रहे हो? प्रेग्नेंज का नियम गेस्टोल्ट अधिनियम का मौलिक नियम माना जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे सामने जटिल जो आकृतियां होती है, अस्पष्ट जो तत्व होते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उनकी व्याख्या सरलतम रूप में करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंस का नियम क्या है? जटिल और अस्पष्ट जो आकृतियां हैं, बहुत मुश्किल भरी जो चीजें, उनको सरलतम रूप में समझना। क्लियर? इस मौलिक नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं? बस ये नियम आपको याद करने हैं, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से कभी आए नहीं है। ठीक है? तो इन मौलिक नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं? एक होता है आपका संरचना या आकृति का नियम। संरचना या आकृति का नियम। दूसरा समानता का नियम। तीसरा समीपता का नियम। फोर्थ है आपका सरलता का नियम। फिफ्थ है समापन का नियम। समरूपता या व्यवस्था का नियम। सामान्य भाग्य का नियम। निरंतरता का नियम और समग्रता का नियम। दोबारा सुन लीजिए कि जो आपका प्रेग्नेंस का नियम है ना, उसके अंदर कौन कौन से नियम आते हैं? वो आते हैं, पहला संरचना या आकृति यानी कि लॉ ऑफ फिगर। समानता का नियम लॉ ऑफ सिमिलरिटी। समीपता का नियम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सरलता का नियम लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। समापन का नियम लॉ ऑफ क्लोजर। समरूपता या व्यवस्था का नियम लॉ ऑफ सिमेट्री। सामान्य भाग्य का नियम लॉ ऑफ कॉमन फेट। निरंतरता का नियम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। एंड समग्रता का नियम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीटेंस। समझ में आ रहा है? यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आज आपका ये गेस्टोल्ट का नियम बस यहीं तक है, इतना बड़ा नियम नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। इसमें आपको दो ही वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से दो वर्ड बताए मैंने आपको? सूझ और अंतर्दृष्टि, पूर्णाकार, यही तीन चार वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी लाइक से, आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लगातार मेरी वीडियो आती रहेंगी और आपका मनोविज्ञान का पूरा कोर्स मेरी तरफ से हो जाएगा और इसके बाद मैं सारे PYQ भी कराऊंगी। बिल्कुल आप मेरे चैनल पर बने रहना।